Hello students, you are welcome in RSP Study Point, and in this video we are going to discuss about the first chapter of chemistry of class 10th, that is chemical reaction and equations. And in this video we will discuss about the basic concepts of chemical reaction and the definition of chemical reaction, properties of chemical reactions and types of chemical reactions, and we will also learn how to balance chemical reaction. तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हम लोग इस चैप्टर में ये मेन चीज़ को सीखेंगे इस वीडियो में। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसका मैकेनिज्म को समझेंगे हम लोग कि आखिर उसमें जो आणविक स्तर पर, जो मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होता है, उसके बाद जाकर के इसका परिभाषा, और उसके बाद जाकर के इसको बैलेंस करना, अलजेब्रिक मेथड से हम लोग बैलेंस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद इसका टाइप्स, प्रॉपर्टीज़, इस सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या। रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराते हैं। अगर हाइड्रोजन ये एरो से पहले जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता, उसको हम रिएक्टेंट या अभिकारक बोलते हैं। तो ये दोनों अभिकारक हो गया, ये दोनों अभिकारक क्रिया करता है तो वाटर का निर्माण, जल का निर्माण होता है ना, इस तरह से H2O का फॉर्मेशन होता है। तो केमिकल रिएक्शन मेन है क्या, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपना अपना कुछ प्रॉपर्टीज़ था रिएक्शन होने से पहले, और रिएक्शन होने के बाद वो बन गया पानी ना, H2O बन गया। लेकिन जो H2O का प्रॉपर्टीज़ होगा वो ये दोनों का प्रॉपर्टी से बिल्कुल मैच नहीं करेगा, बिल्कुल नए गुण वाले है ना, नए प्रॉपर्टीज़ वाले सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता। तो केमिकल रिएक्शन का सबसे बड़ा जो खूबी है वो यही है कि जो प्रोडक्ट बनता है, जो उत्पाद बनता है, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा वो जिस चीज़ से बना है उससे बिल्कुल मैच नहीं करेगा, बिल्कुल उससे अलग ये होगा। अब जैसे देखिए एक एग्जाम्पल, अब यहाँ एक चीज़ आप ऐसे सिंपल एक तो चीज़ देखिए, हाइड्रोजन H2 है, इट इज़ फाउंड इन गैसियस स्टेट। O2 नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में, ये भी आपका गैसियस स्टेट में, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो एक प्रॉपर्टीज तो यही दिख रहा है कि जिस चीज़ से बना है वो गैसियस स्टेट में था, लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो लिक्विड स्टेट में बना, तो एक प्रॉपर्टीज तो यही खत्म हो जाता है उसका। हम लोग समझते हैं कि आखिर केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। अभी ये बैलेंस नहीं किया हुआ है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, फिर हम लोग बैलेंस भी करेंगे इसको। तो हम लोग ये समझते हैं कि आखिर केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। केमिकल रिएक्शन में असल में जो मेन चीज़ है वो ये है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। पुराना बॉन्ड्स जो होता है, जो रासायनिक बंधन होता है अभिकारकों के बीच का, वो टूट जाता है और नया रासायनिक बंधन का निर्माण होता है। जैसे देखिए आपको यहाँ हम दो एग्जाम्पल से समझाते हैं और आप समझ जाएगा कि आखिर केमिकल रिएक्शन में होता क्या, अंदरूनी बात उसकी। तो देखिए जैसा ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन H2 है, इसको अगर हम इस तरह से बनाएं कि ये मोलिक्यूल हो गया, ये दोनों एटम है हाइड्रोजन का H2 और बीच में एक केमिकल बॉन्ड, मतलब एक तरह से जुड़ा हुआ। इसी तरह से ऑक्सीजन का दो एटम आपस में जुड़ा हुआ है। इस पार क्या होगा, रिएक्शन के बाद क्या होगा कि ये बॉन्ड, ये दोनों एटम आपस में अलग हो जाता है, कि चलो हम लोग अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब केमिकल रिएक्शन में हम लोगों को पार्ट लेना, तो ये दोनों आइसोलेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसी तरह से ये भी अपना केमिकल बॉन्ड बीच का तोड़ देता है, कि मतलब हम लोग जो एक तरह का टीम है, ये टीम का प्लेयर्स अपने अपने को अलग कर लिया कि हम अब नहीं रहेंगे टीम में। इसके बाद क्या करता है, एरो के बाद एक न्यू टीम का फॉर्मेशन होता है, रीअरेंजमेंट होता है उसी एटम का, कोई फिर नया से बाहर से एटम नहीं आएगा, यही जो एटम है इसी एटम का न्यू अरेंजमेंट होता है, लेकिन उसका जो रेशियो होगा वो अलग होगा। अब जैसा अब यहाँ H2 है, क्या होगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन का एटम आएगा, एक ऑक्सीजन का एटम इसका साथ पकड़ लिया, ये एक टीम बना लिया इस तरह से। तो अब पहले जो टीम थी उस टीम में जो प्लेयर्स था, अब इस टीम में जो प्लेयर्स है देखोगे बिल्कुल
क्या हो गया, है तो वैसा प्लेयर लेकिन ग्रुपिंग चेंज कर लिया, है ना। तो इस तरह से जो पुराना वाला जो केमिकल बॉन्डिंग होता है वो टूट जाता है और नया केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। यही होता है मेन केमिकल रिएक्शन में कि रासायनिक अभिक्रिया में जो उसका मैकेनिज्म है वो ये है कि जो अभिकारकों के बीच का रासायनिक बंधन टूटकर नए रासायनिक बंधनों का निर्माण होता है। जो ओल्ड ये है पहले जो मतलब रिएक्टेंट्स का जो केमिकल बॉन्डिंग है वो टूट जाता है और नए केमिकल बॉन्ड्स का निर्माण होता है, नए मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। अब इस तरह से समझ सकते हो, मान लेते हैं ए बी दो प्लेयर मिलकर के एक टीम में है और सी और डी मिलकर के एक टीम में है, तो ये क्या होता है कि रिएक्शन के बाद उस पार जाके क्या होगा, ये अपने अपने टीम से अलग अलग हो जाएगा। अब हो सकता है कि इस पार आकर के ए बी और यहाँ से एक प्लेयर सी नया प्लेयर आकर के ये 3 प्लेयर का एक टीम बना लेता है। तो अब देखिए प्लेयर्स तो पहले जो सब था रिएक्टेंट्स में वही सब है, लेकिन जो टीम में जो अब मेंबर्स है वो अलग अलग हो गया। तो ये पुराना वाला जो केमिकल बॉन्डिंग है वो टूट जाता है और नए केमिकल बॉन्डिंग का निर्माण होता है। यही मेन चीज़ है केमिकल रिएक्शन का कि जिसके वजह से न्यू प्रॉपर्टीज़ वाले सब्सटेंस का निर्माण होता है। जबकि जो फिजिकल चेंजेज है, जो फिजिकल रिएक्शन है, भौतिक क्रिया, जो भौतिक अभिक्रिया है, उसमें ये बात नहीं होती है। उसमें बॉन्डिंग का तोड़ना और जुड़ना या नया बनना ये सब बात उसमें नहीं होती है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में ये सब बातें होती है। तो ये है उसका मैकेनिज्म केमिकल रिएक्शन का। तो इसको आप बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक चीज़ है कि आप केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन सिर्फ रट लेने से नहीं होगा। आपको अगर अच्छा करना है तो ये सब चीज़ को समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को, कि केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना ये मेन उसमें चीज़ होता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो क्या होता है, उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल रिएक्शन का जो प्रॉपर्टीज़ है उसका मेन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए देखते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया जो पहला जो प्रॉपर्टीज़ है वह है इवोल्यूशन ऑफ गैस की उत्पत्ति। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में गैस इवॉल्व होता है। जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन में होगा, लेकिन अगर गैस इवॉल्व हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन में काउंटिंग किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर जिंक को अगर HCl में अगर आप डालते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो जिंक क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो गैस का इवोल्यूशन भी रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन का पहचान है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ, है ना, प्रिसिपिटेशन, मतलब अवक्षेप का बनना। अवक्षेप जो बनता है वो क्या होता है, जैसे आप दो केमिकल लिए, दोनों साफ दिख रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है, लेकिन दोनों केमिकल को जब एक दूसरे से रिएक्शन कराए तो देखते हैं क्या, उस रिएक्शन होने के बाद कुछ चीज़ उसका पेंदी में बैठ जाता है, सेटल हो जाता है। जो पेंदी में बैठ जाता है वही है अवक्षेप, और इस तरह का रिएक्शन को अवक्षेपन अभिक्रिया बोलते हैं, है ना, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन अगर हो रहा है ना, मतलब अवक्षेप अगर बन रहा है, तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया का ही प्रकार है। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे सिल्वर नाइट्रेट एक केमिकल है, उसमें HCl, दोनों केमिकल, दोनों कंपाउंड को आप जब मिलाओगे, रिएक्शन कराओगे, रिएक्शन कराने के बाद देखोगे कि AgCl और HNO3 का फॉर्मेशन होगा। HNO3 तो पूरे इसमें रह जाएगा आपका टेस्ट ट्यूब में, लेकिन ये जो AgCl2 है ना, सिल्वर क्लोराइड जो है, वो आपका पेंदी में जाकर सेटल हो जाएगा, पेंदी में बैठ जाएगा। इसको आप अगर हिलाओगे, शेक करोगे, तो ये कुछ समय के लिए हो सकता है कि फिर जाके मिल जाए, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो जाकर के फिर पेंदी में ही सेटल हो जाएगा। इस तरह से अवक्षेप अगर बन रहा है तो भी वो केमिकल रिएक्शन ही है। और चेंज इन टेम्परेचर, ज़्यादातर रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर होता है, ताप में परिवर्तन होता है। दो केमिकल ले लीजिए, आप देखोगे रिएक्शन से पहले दोनों का टेम्परेचर को आप नापोगे, मेज़र करोगे, और रिएक्शन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जब टेम्परेचर को मेज़र करोगे तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। मतलब पहले कम था, अब ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, गर्म हो गया पहले से, या ठंडा हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर भी अगर हो रहा है तो वो भी केमिकल रिएक्शन का ही टाइप्स है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन को जब आप रिएक्शन कराओगे, मतलब कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे, तो CO2 गैस साथ में हीट इवॉल्व होगा।
तो इसमें ये चेंज इन टेम्परेचर भी दो टाइप्स का होता है। हो सकता है कि वो एब्जॉर्ब करे या इवॉल्व करे। इवॉल्व करता है तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो जाता है वो, और अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो जाता है। और एक होता है जाकर के चेंज इन कलर। दो केमिकल है, रिएक्शन से पहले दोनों का कलर अलग है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो कलर कुछ और बन जाता है। तो चेंज इन कलर भी हो सकता है। जैसे देख लीजिए एक एग्जांपल, CuO ब्लैक कलर का होता है, उसमें H2SO4 डाल दीजिए, वो जा कर के रिएक्शन के बाद जो कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन होगा वो ब्लू कलर का होगा। तो इस तरह से बहुत सारा केमिकल ऐसा है जब रिएक्शन करा दोगे तो कलर चेंज हो जाता है। तो चेंज इन कलर भी एक पहचान है केमिकल रिएक्शन का। उसके बाद जाकर के चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, ये बहुत ईजी है। अब पहले शुरुआत जब किए थे वीडियो में हम लोग उसी समय किए थे कि हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, लेकिन उसके रिएक्शन के बाद जो वाटर का फॉर्मेशन होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो स्टेट चेंज हो गया, मतलब लिक्विड लिए सॉलिड बन गया, सॉलिड लिए लिक्विड बन गया, है ना, गैस लिए लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया का, केमिकल रिएक्शन का जो ये मेन प्रॉपर्टीज़ है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट, ये सब को आप बुक में रीडिंग डालोगे, सबका एग्जाम्पल के साथ आपको देखना है। तो चलिए फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का टाइप्स के बारे में, मेन सब टाइप्स के बारे में हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग कुछ टाइप्स के बारे में, केमिकल रिएक्शन का जो टाइप्स है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो संयोजन अभिक्रिया है, कम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, नाम से ही पता चला संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा और एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। संयोजन, संयोजित हो जाता है। कम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइंड कर जाएगा, है ना। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स, व्हेन 2 or more than 2 reactants combine chemically to form a single product। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है और CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। संयोजन अभिक्रिया या कम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन पहचानने का सबसे अच्छा जो तरीका वो ये है कि एरो के बाद सिंगल प्रोडक्ट होगा। एरो से पहले 2, 3 ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एरो के बाद हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट अगर है तो वो आपका जाके संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया कर केवल एक उत्पाद का निर्माण करता है। और जस्ट इसका ऑपोजिट है वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होगा, कोई एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के, टूट करके, वियोजित होकर के दो या दो से अधिक अभिकारकों का निर्माण कर सकता है ना, मतलब उत्पाद का निर्माण कर सकता है, प्रोडक्ट्स का निर्माण कर सकता है। जैसे देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट लिए थे कैल्शियम कार्बोनेट, उसको अगर हम हीट किए तो ये डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज का मतलब होता है टूट जाना। टूट करके क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से एक वियोजन अभिक्रिया हो गया। एक केमिकल रिएक्शन है वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये मेनली जो मेटल से उसका ऑक्साइड या क्लोराइड का मेल्ट, है ना, ये मोल्टेन स्टेट में ये रिएक्शन होता है उसका, कि मतलब धातु का ऑक्साइड फॉर्म या क्लोराइड फॉर्म का, ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म या क्लोराइड फॉर्म। जैसे देखिए NaCl, ये क्लोराइड फॉर्म है NaCl, है ना, ऑक्साइड फॉर्म भी हो सकता, मतलब तो उसका अगर हम इसको लिक्विफाइड कर दें, मोल्टेन स्टेट में कर दें और उसके बाद जाकर के उसमें हम करंट पास करें तो वो डिकम्पोज हो जाता है। मतलब डिकम्पोजिशन, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अपघटन अभिक्रिया ही है, लेकिन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, करंट यूज करके डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब जैसे आप देख लीजिए, अब नमक को, NaCl को आप लिक्विड स्टेट में लेके आ जाइए, है ना, उसके बाद जाके उसमें करंट पास कीजिए तो वो आपका दो चीज़ में चेंज हो जाएगा, Na+ और Cl- में। सॉरी, इक्वस नहीं बनाना, इसको लिक्विड फॉर्म में लाना, मोल्टेन स्टेट में लाना। उसके बाद करंट पास कीजिए, वो दो चीज़ में चेंज हो जाएगा, Na+ और Cl- में। इस तरह का जो रिएक्शन होता है इसको वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। उसके बाद जाकर के है चौथे नंबर पर एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन टोटली आपका जाकर के रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करता है। इसमें होता क्या है
कि कोई कंपाउंड को जब किसी हम एलिमेंट से रिएक्शन कराते हैं, मेनली मेटल से, और ये जो मेटल है और उस कंपाउंड में, उस सॉल्ट में जो मेटल है उससे अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये उसको डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, वो खुद जा कर के यहाँ बैठ जाएगा। कंडीशन है इफ़ दिस एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन दैट एलिमेंट। अगर ये एलिमेंट इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो ये रिएक्शन होगा, अगर लेस रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन होता ही नहीं है। उसके बाद एरो के बाद सिंपली आप नो रिएक्शन लिख दो सिर्फ। आप जैसा देख लो, अभी इस रिएक्शन को देखिए वहाँ से रिएक्टिविटी सीरीज से, आयरन और कॉपर का पोजीशन देखिए। कॉपर का पोजीशन आपका यहाँ है, आयरन का पोजीशन आपका यहाँ है। जो ऊपर रहता है वो मोर रिएक्टिव रहता है, तो ये आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, खुद जा कर के SO4 के साथ वो बैठ जाएगा, FeSO4, और कॉपर को अलग कर देगा। इस तरह का केमिकल रिएक्शन जहाँ मोर रिएक्टिव जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे उसके कंपाउंड से, तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसके बाद जाकर के 5th नंबर में, तो 5th नंबर में हम लोग देखते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उभय विस्थापन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि दो कंपाउंड होगा आपका, आयोनिक कंपाउंड है ना, आयोनिक यौगिक होगा, और वो दोनों आयोनिक यौगिक जो होगा वो अपने आयनों का अदला बदली करेगा। मतलब इस तरह से, जैसे NaCl है, अभी देखिए यहाँ से इधर आप ध्यान रखिए, NaCl है जिसमें Na+ और Cl- है, दो आयन्स है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इसी तरह से इसमें भी प्लस और माइनस दो आयन्स है। रिएक्शन के बाद होता क्या है कि इस कंपाउंड का धनायन इस कंपाउंड का ऋणायन के साथ, मतलब इसका पॉजिटिव आयन इसका नेगेटिव आयन के साथ, और इसका पॉजिटिव आयन उसका नेगेटिव आयन के साथ मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेन जो आयनिक कंपाउंड्स होता है ना, जो आयनिक यौगिक बोलते हैं उसको, उसमें आयनों के बीच में अदला बदली होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन टू कंपाउंड्स। ठीक है, इसके बाद जाकर के अवक्षेप अभिक्रिया है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, प्रिसिपिटेट का निर्माण होता है। जिस तरह से एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप NaCl और AgNO3 के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो इसमें AgCl और NaNO3 का फॉर्मेशन होता है, जिसमें AgCl आपका अवक्षेप है, ये पेंदी में जाकर के बैठ जाएगा। ठीक है, NaNO3 तो पूरा इसमें रहेगा इंटायर में, लेकिन AgCl2 ये पेंदी में जाकर के बैठ जाएगा, यहाँ जाकर के ना ये पेंदी में बैठ जाएगा। इस तरह से अवक्षेप का निर्माण होता है। तो जिस वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, है ना, उसको अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। और एक है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि उदासीन कर देता है। ये मेन एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन है। एसिड और बेस आपस में जब रिएक्शन करता है एक दूसरे के साथ तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। मतलब एसिड का जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी ख़त्म हो जाता है और जो बेस का है वो भी ख़त्म हो जाता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमेशा एक सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जाकर के एक है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन वो सब केमिकल रिएक्शन है, वो सब रासायनिक अभिक्रिया है जिसको प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सनलाइट का होना जरूरी है। सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, द केमिकल रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंट में जो केमिकल रिएक्शन होता है वही जाकर के प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे देख लीजिए, आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को दोनों को आप सनलाइट में छोड़ देंगे मिक्स करके, तो उसके बीच में केमिकली रिएक्शन होगा और वो HCl का फॉर्मेशन करेगा। तो वो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हुआ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हुआ। इस तरह का रिएक्शन जो प्रकाश की उपस्थिति में, उसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब लास्ट में रेडॉक्स रिएक्शन बचा। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को समझते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में मेनली ये जो वर्ड है RED रिडक्शन और
OX ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कंबाइंड फॉर्म है, मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। अब रेडॉक्स को समझने के लिए आपको पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन को बोलते हैं और रिडक्शन रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन को बोलते हैं। तो चलिए हम लोग पहले ऑक्सीडेशन समझते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है, जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, इसमें मेन ये दो में से कोई एक चीज होना चाहिए, ठीक है। या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कोई कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन आकर के कंबाइन हो रहा है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या कोई कंपाउंड है जिससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन आकर के ऐड हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग होता है उसे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन किया, तो कार्बन को देखिए दोनों तरफ क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। बस सिंपल सी बात है। जिस तरह से आप और एक एग्जांपल ले लीजिए, जिंक ऑक्साइड और कार्बन के बीच में रिएक्शन होता है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है। तो कार्बन को देखिए, कार्बन के साथ उस पार इस पार क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है वो जाकर के ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। इसी तरह से हम लोग हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट में भी ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट में आपको क्या देखना पड़ेगा, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, कौन सा कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। जिस कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव होगा, जिस तरह से एक एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल है कि ए कोई एलिमेंट है जिसके साथ H है, हाइड्रोजन है, और उस पार जाकर के क्या हो रहा है, इसको किसी के साथ बी कोई कंपाउंड है या एलिमेंट है जिससे रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये आपका जाके AB+H हाइड्रोजन अलग हो रहा है। तो इसमें आप देखोगे क्या कि ए से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो एक का भी ऑक्सीडेशन हुआ। तो हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना, ये दोनों बात को कंबाइन याद रखें। चलिए अब समझते हैं हम लोग रिडक्शन को, फिर जाकर के हम लोग फिर आगे देखेंगे। तो जो रिडक्शन है, जो रिडक्शन अपकरण अभिक्रिया है, वो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का जस्ट ऑपोजिट है। उसमें ऑक्सीजन का संयोग था तो इसमें ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है ना, ऑक्सीजन निकल रहा है। उसके बाद उसमें हाइड्रोजन का वियोग था तो उसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, ऑपोजिट है। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, वही वाला एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन का। तो उसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन जिंक का उस समय ध्यान नहीं देते हम लोग। अब दीजिए उसको कि जिंक के साथ क्या हो रहा है, जिंक के साथ अभी ऑक्सीजन है लेकिन रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसके साथ, तो जिंक ऑक्साइड का आपका जाकर के रिडक्शन हो गया। यही चीज़ हम लोग हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट में भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा। तो ये मेन चीज़ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिएक्शन को अगर आप डिफाइन करोगे तो क्या, द रिडक्शन रिएक्शन इज द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, जिसमें है ना वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीजन का वियोग या हाइड्रोजन का संयोग होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके बाद इससे रिलेटेड दो टर्म्स है, फिर हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग पहचानने सीखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो यहीं से हम लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए दो टर्म आपको लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है। एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पहचानने आता है आपको। एक है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीकारक बोलते हैं हिंदी में, ऑक्सीकारक, और इसको बोलते हैं अबकारक, अपकरण नहीं अबकारक, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। जैसे देखिए अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ से एग्जाम्पल से आप उसको इजीली यहाँ से, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपको ये इक्वेशन दे दे और आपको ये बोला जाए कि इसमें इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताएं या छांटिए, या ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ आप किसी एक में ऑप्शन में आपको
टिक लगाना। तो इस तरह से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को अगर समझना चाहते हैं बढ़िया से, कभी अगर मिस्टेक नहीं हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप उससे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंप्लीट कीजिए, समझिए, तो वो आपका खुद ब खुद हो जाएगा, उसी से वो जुड़ा हुआ। करना क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी आपको छांटने आए तो उससे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचाने कि किसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसके साथ रिडक्शन हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ यही वाला एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर कर रहे हैं। जिंक ऑक्साइड, जिंक इस पार उस पार, देखिए क्या हो रहा है, जिंक का आपका जाकर के रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन हो रहा। तो जिसका रिडक्शन होता है, देखिए यही थोड़ा सा चालाकी है और बहुत इजी है, जिसका रिडक्शन हो रहा ऑपोजिट वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन का देखिए, कार्बन का क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत इजी है, अगर इस टेक्निक से आप अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अगर छांटना चाहते हैं तो एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। करना क्या है आपको, पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन छांटना है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कंपाउंड ऑपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये अपकारक है। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपकारक है, और जिसका अपकरण हो रहा है वो ऑक्सीकारक है ना। बहुत इजी है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपकारक है और जिसका अपकरण हो रहा है वो ऑक्सीकारक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ZnO का क्या हो रहा है, ZnO का आपका जाकर के अपकरण हो रहा है ना, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये है ना, अपकरण हो रहा है तो ये ऑक्सीकारक हो गया। और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये अपकारक हो गया, कार्बन अपकारक हो गया। अगर आप अपकारक छांटने आए तो कार्बन में टिक लगा देंगे, ऑक्सीकारक छांटने आए तो ZnO में टिक लगा देंगे। इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आप इजीली ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर आप क्लियर कर लेंगे, इस तरह से सेटिंग करना जान जाएंगे, तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी बहुत इजीली पहचान सकते हैं। तो फिर एक एग्जांपल से हम लोग लास्ट में क्लियर करते हैं इसको। लास्ट एक एग्जांपल हम लोग लेकर के क्लियर करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। जैसे ये अगर एक केमिकल रिएक्शन आपको दिया हुआ है, आप इसको इस केमिकल रिएक्शन से 4 चीज़ पहचान सकते हैं। 4 चीज़ याद रखिए, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये 4 चीज़ आप बहुत इजीली पहचान सकते हैं। बस आ जाइए, देखिए जैसे अब कॉपर दोनों तरफ कॉपर देखिए, एरो के इस पर उस पर, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूव होना ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन में चला गया, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन इस पार और उस पार देखिए, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया आकर के, तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है। अब रही बात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आपको छांटने बोले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट छांटने बोले, इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको छांटने बोले, ब्लैंक दिया आ रहा है या कुछ भी दिया आ रहा है, तो आपको देखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट छांटना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे देखिए, अब इसका रिडक्शन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ कॉपर ऑक्साइड का, तो जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑपोजिट हम बोले हैं कि ऑपोजिट रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये इस तरह से आप इजीली ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आप पहचान सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए आप लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे अलजेब्रिक मेथड से, बहुत ही बेहतरीन है वो भी बहुत अच्छा मेथड है। और बेस्ट ऑफ लक जब तक के लिए आप लोगों को।